All right. So we'll continue with where we left yesterday. तो कल जो कुछ भी हमने सीखा था, it was part one of electrostatics, which means we were talking about strictly point charges. इलेक्ट्रोस्टैटिक में तो स्ट्रिक्टली चार्जेस स्टैटिक ही होंगे, बट जो भी कल हमने सीखा था, it was about point charges, force between 2 point charges, electric field of 1 point charge at 1 point, potential of 1 point charge, potential energy of system of charges, क्योंकि सिंगल पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी जीरो होता है अगर एक्सटर्नल फील्ड नहीं हो तो. गुड. देन वी सॉ व्हाट इज electric dipole, two equal and opposite charges separated by a small finite distance, that is 2l. 2l क्यों? क्योंकि सेंटर से l and l. क्यों? क्योंकि it makes calculation simple. You can call it as l itself, फिर l by 2 और l by 2 लेना पड़ेगा, तो उसको 2l बोलते हैं just to make it simple. तो आज हमको जो टॉपिक स्टार्ट करना है, उससे पहले हमको पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इन जनरल फ्लक्स क्या होता है. वी हैव टू सी व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड एग्जैक्टली व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फ्लक्स. अंडरस्टैंड, मेमोराइज करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर वो समझेगा तब जाके गॉस लॉ समझेगा, तब जाके आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट 2 में कुछ कर पाओगे. इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब यह होता है सिंपल थिंग that if I have, for example, if I have electric field lines, okay, मैं एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन लेता हूँ फिलहाल just to explain you. एंड अगर हमारे पास एक सरफेस एरिया है, we have some area, अब इसको आप जो नाम देना है वो दो, आप ए बोलो, आप ds बोलो, आपको जो बोलना है वो बोलो, राइट. Let us say this is ds. ds क्यों? स्मॉल सरफेस, इसलिए ds. मैंने यहाँ पे ऐसा नहीं बोला कि ये यूनिट एरिया है, इट इज सम एरिया. यूनिट एरिया मतलब 1 मीटर स्क्वायर होता है, so not saying कि it is 1 मीटर स्क्वायर. मैंने बोला ये सम एरिया ds है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है. इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होता है, आपको पता ही है, तो ये वेक्टर है. Then what else you should be knowing, here onwards हम लोग सरफेस एरिया को भी एक वेक्टर क्वांटिटी बनाने वाले हैं by drawing a normal to that area. Normal मतलब perpendicular, okay. तो the direction of area is always normal to that area. उस एरिया पे perpendicular ड्रॉ कर देना, that gives you direction of area ds bar. The angle between electric field and ds bar is theta. Good. By definition, electric flux का मतलब ये होता है how many number of lines. अभी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन हो सकते हैं या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हो सकते हैं. हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे हैं, मतलब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं. How many number of lines are passing through this area normal to it. Normal मतलब in the direction of ds bar. For example, ये एक सरफेस है, दिस इज नॉर्मल टू सरफेस. इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा था, ऐसा एंगल थीटा, राइट. हमको देखना है हाउ मेनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर पासिंग नॉर्मली, नॉट एट एन एंगल बट नॉर्मली, राइट. जरूरी नहीं है ना हर बार इलेक्ट्रिक फील्ड और ds बार सेम डायरेक्शन में होगा, नॉट रिक्वायर्ड. तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, हमको चाहिए नॉर्मल, मतलब हमको ds का कंपोनेंट देखना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट देखना पड़ेगा इन द डायरेक्शन ऑफ ds बार. मतलब हम लोग क्या करेंगे, इट मींस कि हम लोग यहाँ पे प्रोजेक्शन देखेंगे. प्रोजेक्शन मतलब इतना पार्ट आ गया ये, राइट.
ये एंगल को लग के है, मतलब एंगल का एडजेसेंट कंपोनेंट है, तो ये आएगा आपका E cos थीटा, करेक्ट, ठीक। तो ऐसा मैंने एक लाइन दिखाया है, देयर कैन बी मेनी लाइंस डूइंग द सेम थिंग, राइट। तो टोटल फ्लक्स क्या लिखोगे, टोटल फ्लक्स आप लिखोगे E cos थीटा मल्टीप्लाइड बाय टोटल एरिया ds, करेक्ट। इसको डिनोट कर देते हैं phi से, तो phi means flux, right? This phi is flux, it is not phase difference। वो आप आगे देखोगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में phi denotes phase difference between current and EMF, पर ये phi is flux, right? E ds cos theta, if you remember, this is definition of vector, vector, yes, scalar, scalar product। अगर आपको याद होगा a bar dot b bar was ab cos theta, राइट। तो फ्लक्स का मतलब सिर्फ इतना होता है एक गिवन एरिया से कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नॉर्मल टू द एरिया पास हो रहे हैं, दैट इज मीनिंग ऑफ फ्लक्स। और फ्लक्स का यूनिट इट इज ऑलवेज मेजर्ड इन वेबर। कैसे, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट याद है क्या, न्यूटन पर मीटर, या फिर और कैसे डिफाइन किया था, हाउ डू यू डिफाइन E इन टर्म्स ऑफ V, ऐसा कुछ लिखा था क्या हमने कल, करेक्ट है कि V इज इक्वल टू E बाई डी है, मैंने कल के लेक्चर में बताया था। यू डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड इन टू डिफरेंट वेज, आई टोल्ड यू यस्टरडे इटसेल्फ, इलेक्ट्रिक फील्ड कम्स फ्रॉम फोर्स, फोर्स पर यूनिट चार्ज इज इलेक्ट्रिक फील्ड। ये सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड थी, ये टेस्ट चार्ज था जो सोर्स चार्ज के फील्ड में रखा गया था। क्यों रखा, क्यों डिवाइड क्यों किया था, क्योंकि 1 कूलम पे जितना फोर्स लगेगा +1 कूलम पे वो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, +1 कूलम नहीं था इसलिए हमने डिवाइड कर दिया, गुड। तो न्यूटन पर कूलम तो है ही, बट इलेक्ट्रिक फील्ड आल्सो डिफाइंड एज V into D या V by D, पक्का, श्योर, हाँ। तो वोल्ट पर मीटर में भी होता है, ओके। तो वोल्ट पर मीटर इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसको आप सरफेस से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो वोल्ट पर मीटर इंटू मीटर स्क्वायर, या तो वोल्ट मीटर या फिर न्यूटन कूलम इंटू मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ओके, दैट इज वेबर। तो फ्लक्स इज मेजर्ड इन वेबर बेसिकली, राइट। हम देखेंगे आगे, इफ देयर इज सम करेक्शन आई लेट यू नो, बट यू शुड नो व्हाट इज द यूनिट ऑफ सच बेसिक क्वांटिटीज, गुड, राइट। न्यूटन पर वेबर, what is velocity? No, tell me just basic definition of velocity. Distance upon time, ठीक है, एक ही बात है। If you are talking in terms of vector quantity, for displacement upon time, scalar, that is distance upon time. Good. What is velocity into time? Distance and displacement. What is velocity upon time? Acceleration. What is distance into time? Nothing. तो जरूरी नहीं है ना कि always you take two physical quantities को divide and multiply करो, कुछ other physical quantity बने, ऐसा required नहीं है। तो न्यूटन पर वेबर मतलब you're talking about force upon flux, more or less. So it doesn't make any physical quantity. और एक क्वेश्चन तो कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, गुड। तो why did I tell you electric flux? Because you need to know exactly to use Gauss law. You need to understand, you need to know what is flux. So this is
transition from electrostatics part 1 to part 2. इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट 1 में हमारे पास एक पॉइंट चार्ज था, उस सोर्स चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे किसी और पी पॉइंट पे एट ए डिस्टेंस आर पे फाइंड करना था। तो हमने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड इज k where k is 1/4 pi epsilon not epsilon 0 epsilon 0 का जब फ्री स्पेस हो तब, राइट, q by r square। गुड। अब मैं बोलता हूं कि मान लो I have a conductor in the form of a sphere और इस स्फीयर का रेडियस है कैपिटल R और इस स्फीयर पे है पॉजिटिव चार्ज, टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन दिस स्फीयर इज Q। I want to find out electric field at a distance R या फिर at a point P, right? तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट 1 में अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट पे निकालना है तो आपके पास पॉइंट चार्ज था तो डिस्टेंस उस पॉइंट चार्ज से ही मेजर होगा। अब इन दिस केस जब एक्सटेंडेड चार्ज है, एक वायर पे चार्ज है, एक बॉल पे चार्ज है, एक इनशीट पे चार्ज है, तो द क्वेश्चन इज डिस्टेंस कहां से मेजर करेंगे? इंटीग्रेशन नहीं, सेंटर ऑफ मास। यहाँ तो चार्जेस है तो सेंटर ऑफ चार्जेस एंड सेंटर ऑफ मास एक ही जगह पे होगा क्या? इस केस में I will make it little more interesting for you. Tell me, I have so many point charges, so many point charges. I cannot count it that many point charges. And I want to measure electric field at point P. अब बताओ कहाँ से मेजर करोगे? उसको एक पॉइंट चार्ज की तरह अज्यूम करेंगे और उसके सेम चार्ज से। No, this is not what you do. What you do is आप एक जिस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उस पॉइंट पे आप एक इमेजिनरी सरफेस ड्रॉ करते हो एंड दैट इमेजिनरी सरफेस is called as Gaussian surface, and this Gaussian surface should have the same shape as that of the conductor. अगर कंडक्टर स्फीयर है तो गॉसियन सरफेस भी स्फीयर होगा, कंडक्टर सिलेंड्रिकल है तो गॉसियन सरफेस भी सिलेंड्रिकल होगा। तो इवन इन दिस केस आप ऐसा कर सकते हो, आप एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर सकते हो, राइट। तो डिस्टेंस कहां से मेजर करना है वो देखेंगे इस केस में, बट इन दिस केस यू ऑलवेज टेक द डिस्टेंस, मेजर द डिस्टेंस फ्रॉम द सेम पॉइंट। इसलिए इसको बोलते हैं कोएक्सियल। यहाँ पे कॉन्सेंट्रिक होगा क्योंकि यहाँ पे एक्सिस नहीं सेंटर है, तो हमेशा कॉन्सेंट्रिक स्फीयर ड्रॉ किया जाता है, राइट। तो जिस पॉइंट से कंडक्टर का रेडियस मेजर किया गया है उसी पॉइंट से डिस्टेंस मेजर होगा, बट पहले आप एक स्फीयर ड्रॉ करोगे, उसके बाद इसको मैं हमेशा बोलूंगा स्मॉल आर। तो स्मॉल आर जो है वो याद रखना इमेजिनरी गॉसियन सरफेस का रेडियस है, मतलब गॉसियन स्फीयर का रेडियस है स्मॉल आर बाय डिफॉल्ट। कैपिटल आर विल ऑलवेज बी यूज्ड for those bodies which are having charges. Good. अभी गॉस लॉ आपको ये बताता है कि to calculate electric field you just need to find out flux. So total flux phi is equal to charge enclosed, मतलब गॉसियन स्फीयर के अंदर कितना चार्ज है डिवाइड बाय एप्सिलॉन 0। एप्सिलॉन क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ये फ्री स्पेस में रखा गया है, राइट। गुड। ऑलवेज जो इस साल 12th में है उनके लिए गॉस लॉ का फॉर्म ऐसा है, इंटीग्रेशन ई बार डॉट डी एस बार
मतलब ये सर्कल मतलब इंटीग्रेशन ओवर क्लोज्ड सरफेस, मतलब क्या, जो भी चार्ज होगा पहले उसको क्लोज करो, एनक्लोज करो। यू कैनॉट, यस कन्फाइन, यू कैनॉट कीप वन साइड ओपन, मेरे पास चार्ज था मैंने हाफ स्फीयर लिया, नहीं चलेगा, राइट। यू हैव टू enclose it properly from all sides is equal to charge enclosed upon each side, करेक्ट। जिन्होंने 12th लास्ट ईयर दिया था उन्होंने ये सीखा होगा, टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिकल इंडक्शन TNEI is equal to charge enclosed upon epsilon zero, right? हाँ तो वो एक ही चीज है, so do not follow that thing, you just need to understand that total flux is equal to charge enclosed upon epsilon zero, right? मतलब गॉस लॉ का ये फॉर्म है, तो आपको ये याद रखना है, इन शॉर्ट दिस इज गॉस लॉ, करेक्ट। नाउ द टास्क इज टू फाइंड आउट दिस इंटीग्रल। ये इंटीग्रल मिल गया, इसका मतलब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया। वो कैसे फाइंड करेंगे? बेसिक्स। एक तो फ्लक्स मैंने इसलिए बताया क्योंकि आप अब क्या करोगे, हमें फ्लक्स निकालना है। फ्लक्स निकालना है मतलब क्या, अब ये जो चार्ज है अंदर, जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है? अवे, रेडियली अवे, मतलब यहाँ से भी रेडियली अवे, यहाँ से भी रेडियली अवे, सो फ्रॉम एवरीवेयर इट इज अवे। मतलब मैं अगर P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहता हूँ तो वहां पे भी रेडियली अवे। और क्योंकि P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था तो हम पहले P पॉइंट पे एक स्मॉल एरिया ds ले लेंगे और उसको नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ कर लिया आपने, व्हाट डू वी नोटिस, नॉर्मल ds बार एंड इलेक्ट्रिक फील्ड E बार दे आर इन द सेम डायरेक्शन, मतलब एंगल कितना, 0। तो ये जो आपका इंटीग्रेशन E बार डॉट ds बार है, ये E ds cos ऑफ 0 बनने वाला है, चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन epsilon 0, cos 0 is 1। अब इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने इससे रिवाइज करवाया था अभी, इलेक्ट्रिक फील्ड किस चीज पर डिपेंड करता है? चार्ज पे और डिस्टेंस पे। अब मैं इस स्फीयर पे Q पॉइंट लेता हूँ, या फिर मैं R पॉइंट लेता हूँ, या फिर मैं S पॉइंट लेता हूँ, P Q R S, हर एक पॉइंट के लिए अंदर चार्ज कितना, Q, हर एक पॉइंट का सेंटर से डिस्टेंस कितना, मतलब ये पूरी सरफेस पे कहीं पे भी मैं अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड फाइंड करता हूँ तो मुझे सेम मिलेगा, राइट। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन दैट सरफेस इज कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड, ऑफ कोर्स डायरेक्शन अलग अलग है, बट कांस्टेंट के साथ हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन से बाहर लेते हैं। तो E इंटीग्रेशन ds, क्योंकि ये तो ऑलरेडी 1 है, चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन epsilon 0। But there's a reason behind telling you this theory, क्योंकि मैं बहुत डिफिकल्ट वाले क्वेश्चंस आने वाला हूँ जहाँ पे गॉस लॉ अप्लाई करना पड़ेगा, तो बनाना चाहिए। ds, कौन सा ds? हाँ लेकिन कंडक्टर पे लिया कि गॉसियन सरफेस। इंटीग्रेशन करने का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जैसे हमने एक ds लेके रखा है, पूरा गॉसियन सरफेस जो है इट इज अज्यूम्ड टू बी डिवाइडेड इनटू n नंबर ऑफ ds। तो मैं अगर सबको ऐड करूंगा तो मुझे ओवरऑल पूरा गॉसियन सरफेस मिलेगा। गॉसियन सरफेस मतलब गॉसियन स्फीयर मिलेगा। स्फीयर का टोटल एरिया कितना होता है? 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r, बराबर है ना? हाँ स्मॉल, क्योंकि यहीं पे गड़बड़ होती है, स्मॉल r, राइट। दिस इज वेयर नॉर्मली थिंग्स गो रॉन्ग, राइट। तो E is equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 Q enclosed by R square. So electric field at a point P due to a charged conducting sphere has exactly the same form
as that of a single point charge, right? Good. अब मैं बोलता हूं कि यहाँ पे चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, और कल मैंने आपको बताया था सिग्मा का मतलब क्या था, चार्ज पर यूनिट एरिया, राइट? तो इस पे चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, मतलब आई कैन राइट डाउन सिग्मा एज चार्ज enclosed upon एरिया, राइट? एरिया। तो चार्ज enclosed क्या आ गया आपके पास, सिग्मा इंटू एरिया। किसका एरिया, जिस पे चार्ज है, मतलब 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। therefore you will be writing e 1 by 4 pi epsilon 0, charge enclosed is sigma 4 pi r square upon small r square. Cancel. Electric field E turns out to be sigma r square upon epsilon 0 small r square. This is electric field of a charge conducting sphere in terms of surface charge density at a point outside the sphere. Correct? Good. So we are solving at a time 3 to 4 questions. ये हो गया. What will be electric field on the surface of sphere, on the surface of conductor? मतलब मुझे सीधा सीधा इस कंडक्टर के ऊपर ही फील्ड निकालना है, मतलब मैं स्मॉल r को कैपिटल R लिखने वाला हूँ, बिकॉज ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R, मतलब R और R स्क्वायर कैंसल, मतलब सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0 हो गया सॉल्व. देन इनसाइड कंडक्टर, inside conductor 0. Why? It only conducts the charge. There is no charge inside. All the charge is present just on the surface. So E is 0. Let me twist the question now. मेरे पास अभी हॉलो स्फीयर नहीं है, मेरे पास एक सॉलिड स्फीयर है, इसका टोटल चार्ज Q है. अब बताओ इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा या नहीं होगा? 0 ही होगा, नहीं होगा? If you say yes, then you have to explain. If you say no, then you have to explain. नहीं होगा कि पूरे वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है. ओके, तो यू आर ट्राइंग टू से कि नहीं होगा बिकॉज पूरे वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है. तो इसका मतलब तो ये भी है ना कि टोटल चार्ज अगर Q है तो वो सेंटर से लेके सरफेस तक जब मैं पूरा वॉल्यूम लेता हूँ तो टोटल Q है. मैं अगर इनसाइड लेता हूँ यहाँ पे, तो इसके अंदर इस छोटे ब्लैक स्फीयर के अंदर जो भी चार्ज होगा Q1 वो टोटल चार्ज से कम होगा, लेकिन होगा. फिर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 कैसे हो गया? कम आएगा, ज्यादा है ना. So this will go into question and answer. So you need to think today. होगा तो you have to prove it mathematically. नहीं होगा तो you have to prove it mathematically. Okay, I just don't want answers like A, B, C, D. You have to work it out. Good. Then अब हमने देखा Gauss law for a charged conducting sphere. Let us see for an infinite wire. So we have a wire of infinite length. मान लेते हैं इस वायर का कुछ थोड़ा सा थिकनेस भी है, और इस वायर पे there is positive charge everywhere.
और ये स्टैटिक चार्ज है, डोंट कंफ्यूज दिस विथ करंट, दिस इज स्टैटिक चार्ज। इसका जो रेडियस होगा एज आई टोल्ड यू बाय डिफॉल्ट इज ऑलवेज कैपिटल आर। जिस बॉडी पे चार्ज है उसका बाय डिफॉल्ट रेडियस हम लोग मान लेते हैं कैपिटल आर। ओके गुड। How do you find out what is electric field at a point P which is at a distance of small r from the axis? तो पहले तो मैं एक्सिस दिखा देता हूँ। दिस इज एक्सिस, मान लो, अज्यूम दिस इज एक्सिस, तो ये r है। देन you have this distance as, let us say, capital R। तो P पॉइंट का डिस्टेंस है कैपिटल R। हमको इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। नहीं, मैंने पूछा कि कैसे फाइंड करोगे। गॉसियन सिलेंडर ड्रॉ करेंगे। कितना लंबा ड्रॉ करेंगे? ये तो इन्फिनिट वायर है, फिर क्या करेंगे? स्मॉल एरिया। तो हम लोग गॉसियन सिलेंडर ड्रॉ करेंगे ऑफ फाइनाइट लेंथ L। गुड। So we will be drawing a Gaussian cylinder something like this of finite length L, मान लेते हैं L। Right, now you will be applying Gauss law। लेकिन पहले देख लो कि Gauss law अप्लाई करना वैलिड भी है कि नहीं। वैलिड है कि नहीं मतलब क्या? मतलब इस P पॉइंट पे पहले एक स्मॉल सरफेस ड्रॉ करेंगे ds, करेक्ट। इस ds का डायरेक्शन क्या होगा? नॉर्मल टू इट। और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी यही है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से हमेशा बाहर की तरफ ही जाता है, राइट। इसका मतलब यहाँ पे भी एक चीज पक्की है कि ई बार डॉट डी एस बार इज ई डी एस कॉस थीटा इज 1, राइट। मतलब यू कैन अप्लाई। तो यहाँ पे भी आप गॉस लॉ बोलोगे। बाय गॉस लॉ फ्लक्स इज इंटीग्रेशन ओवर क्लोज्ड सरफेस E bar dot ds bar which happens to be E ds, क्योंकि E वापस से कांस्टेंट होगा पूरे के पूरे गॉसियन सिलेंडर पे, तो उसको बाहर निकालोगे और इंटीग्रेट करोगे सिर्फ ds पे। व्हाट इज सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर? पाई आर स्क्वायर एल वॉल्यूम होता है। क्यों? हाउ डू यू फाइंड आउट वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया? एग्जैक्टली, मल्टीप्लाई। ये सिलेंडर है, मुझे सिर्फ सरफेस चाहिए, तो 2 पाई आर उसको एल से मल्टीप्लाई करेंगे। मुझे वॉल्यूम चाहिए होता तो फिर पाई आर स्क्वायर डिस्क लेते, फिर मल्टीप्लाई करते। तो हमको चाहिए सरफेस एरिया, मतलब ये आएगा 2 पाई कौन सा आर? हाँ, तो जब मैं ये लिख रहा था तब आप लोगों को ध्यान देना है। आप कौन सा आर लिखूं? स्मॉल आर इंटू एल। ये आ गया आपका ई बार डॉट डी एस बार, मतलब फ्लक्स। फ्लक्स थ्रू गॉसियन सिलेंडर, टोटल फ्लक्स नहीं है ये फ्लक्स थ्रू गॉसियन सिलेंडर है। गुड। देन अभी चार्ज एनक्लोज की बात कर लेते हैं हम लोग। हाउ डू यू फाइंड आउट charge enclosed inside Gaussian cylinder? Did we learn something called as linear charge density yesterday? मेरे पास एक 10 मीटर लंबा वायर है, उस पे 50 कूलम का चार्ज है, तो 1 मीटर पे कितना हुआ? तो आपने क्या किया? टोटल चार्ज को टोटल लेंथ से डिवाइड किया। उसको क्या बोला था हमने कल? लैम्बडा, चार्ज पर यूनिट लेंथ, राइट। तो मान लेंगे ये जो वायर था, इस वायर का सरफेस लीनियर चार्ज डेंसिटी
इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी है लैम्बडा, मतलब Q बाय L, करेक्ट। तो चार्ज कितना एंक्लोज हुआ, सरफेस चार्ज डेंसिटी, देखो मैं सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ। लैम्बडा क्या देता है हमको, 1 मीटर में कितना चार्ज। अगर ये गॉसियन सरफेस का लेंथ मैं 5 मीटर लेता हूं, 5 मीटर, और 1 मीटर में 2 कूलम का चार्ज है, तो टोटल 5 मीटर में कितना होगा, 10। मतलब आपने क्या किया, आपने लैम्बडा को L से मल्टीप्लाई किया, करेक्ट, गुड। तो लैम्बडा को L से मल्टीप्लाई कर किया है, तो ये मिल गया आपको चार्ज एनक्लोज्ड इनसाइड गॉसियन सिलेंडर। तो गॉसियन सिलेंडर के बाहर का चार्ज हम लोग नहीं देख रहे, इज इट क्लियर, गुड। तो गॉस लॉ क्या बता रहा था आपको, इंटीग्रेशन ओवर क्लोज सरफेस E बार डॉट ds बार इक्वल टू चार्ज एंक्लोज्ड अपॉन इप्सिलॉन 0। ये आपका आया, आप ही ने बताया, E 2 पाई r l, और चार्ज एंक्लोज भी आपने ही बताया, लैम्बडा l बाय इप्सिलॉन 0। कैंसल कैंसल, तो E क्या आया आपका 1 अपॉन 2 पाई इप्सिलॉन 0 लैम्बडा बाय r, करेक्ट। इसको लिखना है तो ऐसा भी लिखते हैं, 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 टू लैम्बडा बाय r। क्यों, क्योंकि 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 की वैल्यू 9 × 10 पावर 9 होती है SI सिस्टम में और 1 होती है CGS सिस्टम में, बिकॉज यू नो द वैल्यू ऑफ दिस, गुड गुड। केस 1, ऑन द सरफेस ऑफ वायर, on the surface of wire, small r is equal to कैपिटल R। जब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन सरफेस निकालना है, मतलब मुझे स्मॉल r को और कैपिटल R को इक्वल करना पड़ेगा। तो व्हाट यू विल हैव इज E is equal to 1/4 pi epsilon 0 to lambda by capital R. This is on the surface, and inside is of course 0. Good. तो सेम क्वेश्चन जैसे स्पीयर के लिए दिया था मैंने, वैसे ही आपको वायर के लिए भी देखना है। इफ यू फाइंड द आंसर फॉर स्पीयर, यू विल फाइंड द आंसर फॉर वायर। ओके, गुड। थर्ड केस इज इंटरेस्टिंग, व्हाई, बिकॉज पहले केस में कंडक्टर का शेप स्पीयर था, तो गॉसियन सरफेस आपने स्पीयर ड्रॉ कर दिया। फिर दूसरे केस में कंडक्टर का शेप सिलेंड्रिकल था, तो गॉसियन आपने सिलेंड्रिकल ड्रॉ कर दिया। अब रैंडम शेप कंडक्टर, मेरे पास एक कंडक्टर है, उसका शेप मुझे पता नहीं, some random shape. What is the electric field at a point just outside this conductor? Yes, याद है, E is equal to, नहीं याद, सिग्मा बाय इप्सिलॉन 0। कैसे करोगे, होमवर्क देख लेना, डिराइव कैसे करते, सिंपल है ये केस, सबसे सिंपल है डिराइव करने के लिए, तो यू कैन डिराइव इट बाय योरसेल्फ। डी, इनफिनाइट प्लेन शीट, अब हमारे पास एक इनफिनाइट प्लेन शीट है, so we have a sheet infinite and there is charge, so I have infinite plane sheet, I am just showing a section of that sheet। ऐसा हमारे पास इनफिनाइट प्लेन शीट है। इस पूरे शीट पे हमने जो चार्ज स्प्रेड करके रखा है, दैट इज पॉजिटिव चार्ज विथ डेंसिटी सिग्मा, क्योंकि ये सरफेस पे चार्ज है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा की बात होगी। We want to find out what is electric field at a point just, at a point on the one side very near to this sheet, P point पे।
which is at a distance of, let us say, r from the sheet. क्या करेंगे? पहली बात यहाँ जो मैंने डिस्टेंस ड्रॉ किया था, यहाँ पे एक ds सरफेस लेंगे। इस ds में कितना चार्ज है वो देखेंगे, राइट? तो ds में कितना चार्ज होगा? सिग्मा इंटू ds। क्यों? क्योंकि बाय डेफिनेशन सिग्मा क्या है? चार्ज अपॉन ds, चार्ज अपॉन एरिया। तो चार्ज कितना आया फिर? चार्ज कितना आया? सिग्मा ds। क्लियर है यहां तक? गुड। तो हमने क्या किया कि हमने एक गॉसियन सिलेंडर लिया वापस से और इस चार्ज को एनक्लोज करने की कोशिश की, राइट? तो ये हमने ले लिया यहाँ पे, क्योंकि ये ds था इसलिए ये भी ds था, क्योंकि सिलेंडर के दोनों एंड्स का एरिया सेम होगा, राइट? दिस इज इनकरेक्ट। व्हाई इनकरेक्ट? मतलब ds इज करेक्ट बट दिस डायग्राम इज इनकरेक्ट। इस प्लेन शीट पे चार्ज है, यस तो यहाँ पे चार्ज, यहाँ सिलेंडर ले रहा हूँ, मतलब मैं सिर्फ फ्रंट साइड से उसको एनक्लोज करूँ, बैक से तो ओपन ही है। जब तक दोनों साइड से एनक्लोज नहीं होता गॉस थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते, तो बैक एंड से भी इसको क्लोज करना पड़ेगा। तो इसलिए इसको बैक एंड से भी एनक्लोज करना पड़ेगा, राइट? तो इस केस में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड E मिलता है, डू यू रिमेम्बर? सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन 0। लेकिन यहाँ पे फ्लक्स दो साइड से जा रहा है और मैं फ्लक्स एक साइड पे मेजर कर रहा हूं, तो आई एम एक्चुअली मेजरिंग हाफ ऑफ द टोटल फ्लक्स। तो यहाँ पे नीचे आता है 2, करेक्ट? क्लियर? फॉर्मूला याद रहेंगे? नहीं, करने भी नहीं है। क्यों? सिर्फ यहां याद रखना है, थिन शीट सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, रैंडम शेप सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। बाकी तो हम लोग डिराइव ही कर लेंगे, एंड वी विल डू इट। इजी है, इट्स नॉट रियली डिफिकल्ट। यहां तक क्लियर? अब लेट अस टेक वन क्वेश्चन व्हिच वाज आस्क्ड इन नीट एग्जाम फ्यू इयर्स बैक। आपके पास दो थिन शीट्स है, ऑफ कोर्स इनफाइनाइट। एक पे पॉजिटिव चार्ज है, एक पे नेगेटिव चार्ज है, ओके? व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड? और ये 3 रीजन में डिवाइड हो गया, 1 2 एंड 3। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन 2? ऐसा क्वेश्चन था। तो टू डू दिस व्हाट वी विल डू इज, इसको मैं बोलूंगा शीट नंबर 1, शीट नंबर 2, शीट नंबर 2, राइट? Do you remember direction of electric field? Away from positive charge and towards. So let us talk about first positive charge. Away. यहाँ भी away और यहाँ भी away। मतलब मैं ये जो ब्लू वेक्टर्स दिखा रहा हूँ ये सिर्फ पहले शीट के हैं, away away away, and the one in the green is for second. तो electric field due to negative charge will be towards and towards, बराबर? मतलब ऐसा करना है कि पहले फॉरगेट अबाउट शीट नंबर 2, सिर्फ एक ही शीट है, दोनों साइड से अवे, फिर दूसरा लगा दिया नेगेटिव, दोनों साइड से टूवर्ड्स। यहां तक क्लियर? कंफ्यूजन हो रहा होगा तो मैं इसको E2 बोल देता हूं और इसको E1 बोल देता हूं। क्लियर? राइट? व्हाट? मैं इसलिए तो बोल रहा हूं ना,
focus on blue vectors. Blue vectors represent electric field of positive charge on sheet 1. तो यहाँ भी अवे होगा, यहाँ भी अवे होगा. अगर शीट 2 है ही नहीं, शीट 2 नहीं है, शीट 2 नहीं होने का मतलब क्या है? इट इज ऑलवेज अवे. करेक्ट. अब जब शीट 2 रख दिया, मान लो शीट 2 रखा, शीट 1 नहीं था, तो फिर क्या होगा? अच्छा ठीक है, नो इश्यूज. तो आई विल मेक इट मच मोर सिंपलर फॉर यू नाउ. गुड. राइट. अब electric field due to this is like away, away and away. Correct. Electric field due to this is towards, towards and towards. Correct. Good. Up. Now do you understand what I am trying to say? Clear? अभी clear है पक्का? What do we notice in region number 1 and region number 3? Cancellation of electric fields under one condition. That condition is both of them have same surface charge density. मतलब दोनों के यूनिट एरिया में सेम चार्ज होगा, एक पे पॉजिटिव होगा, एक पे नेगेटिव होगा. What is happening in region 2? दोनों का डायरेक्शन सेम है. इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी E1 प्लस E2. और E1 और E2 की वैल्यू क्या आती है? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0. तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0. करेक्ट. गुड. लेट अस चेंज दिस क्वेश्चन लिटिल बिट. तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया. तो नहीं आएगा. Okay, let us change this question now. What if both the plates are positively charged? Zero. Center में zero, outside Sigma upon epsilon 0, right? दोनों नेगेटिव तो वही होगा. Good. अगर एक पे सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 और दूसरे में सिग्मा 2, तो डिपेंड करता है कि दोनों पे सेम चार्जेस है. अगर दोनों पे सेम टाइप के चार्जेस है तो बीच में माइनस होगा. अगर दोनों पे पॉजिटिव पॉजिटिव है तो क्यों? क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव होने में क्या मतलब होगा? इस पे भी पॉजिटिव, इस पे भी पॉजिटिव, इसका भी अवे, इसका भी अवे. तो यहाँ पे कैंसलेशन नहीं. सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन 0. गुड. गुड. तो हमारे 3 से 4 क्वेश्चन सॉल्व हो गए. क्लियर. तो अगर दोनों प्लेट्स पे सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम हो और दोनों पे अपोजिट टाइप के चार्जेस हो तो सेंटर में जीरो नहीं होता, आउटसाइड में जीरो होता है. दोनों अगर सेम टाइप हो तो सेंटर में जीरो होता है, आउटसाइड में जीरो नहीं होता. गुड. नेक्स्ट टॉपिक, मैकेनिकल फोर्स acting on a small surface or on unit area of conductor. Unit area of conductor. First of all, you need to know what is the meaning of mechanical force. What do you mean by mechanical force? Force which will make
displacement, or which will वर्क तो होगा ही क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है, तो which will make that small area move. गुड. तो ऐसा है, इस बड़े कंडक्टर से, ये पूरा पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर था. गुड. इट वाज ऑल पॉजिटिव. अब मैंने इस बड़े कंडक्टर से एक छोटा पीस काट लिया. तो अभी ये स्मॉल पीस काटने की वजह से क्या हुआ, ये स्मॉल पीस जिसका एरिया ds है, ये भी पॉजिटिव और रिमेनिंग भी पॉजिटिव, तो रिपल्शन होगा, रिपल्सिव फोर्स होगा. तो हमको देखना है कि यूनिट एरिया पे, मैंने ds को यूनिट नहीं बोला है, सम एरिया, इट कैन बी 2 मीटर स्क्वायर, इट कैन बी हाफ मीटर स्क्वायर, इट कैन बी 50 मीटर स्क्वायर. तो सबसे पहले तो ये फाइंड करो कि इस ds पे कितना फोर्स लग रहा है. कौन लगा रहा है फोर्स? बचा हुआ पार्ट, राइट? So how do you find out force, or do you remember equation for force? Just remembering equation is sufficient. हाँ, नहीं, that is part of particle in motion, right? Newton's laws of motion in short. Here we are talking about electrostatics. 1 upon what? K Q1 Q2 upon R square. Surface charge density is sigma. I want to know what is the force on this small piece in terms of sigma epsilon ds. तो sigma square ds upon 2 epsilon, ऐसा डिराइव करने के बाद आता है. डिराइव करना आपको आना चाहिए. ओके, कैसे आना चाहिए? तो बुक्स आपको देखना है, मॉड्यूल में भी शायद होगा. गुड. मैं आपको हिंट दे देता हूँ, सिंपल है. अब जो बड़ा हुआ बचा हुआ बड़ा पार्ट है, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड आपको देखना पड़ेगा. लेट अस से E. ये पूरा का पूरा पॉजिटिव है. पॉजिटिव के लिए कहाँ जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड? अवे. जो छोटा पीस है, छोटा पीस इज लाइक अ सरफेस, इसके लिए यहाँ पे अवे और यहाँ पे टूवर्ड्स E1. डू यू नो इलेक्ट्रिक फील्ड से फोर्स निकाल सकते हैं? आप ही ने बताया ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स अपॉन चार्ज, है ना? या फिर फोर्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज, है ना? हाँ, तो वहां से आप फाइंड करोगे और आपको करना है ये. वी कैन नॉट कवर एवरीथिंग हियर इन थियरी. So this is the total mechanical force which will make this small piece move away because it is repulsive force. It is given by sigma square, where sigma is surface charge density. How much is the charge in unit area upon 2 epsilon. मुझे अगर पर यूनिट एरिया फोर्स निकालना है, दिस इज टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन दिस ds, बराबर. मुझे अगर यूनिट एरिया पे कितना फोर्स निकालना है, तो मैं टोटल फोर्स को ds से डिवाइड कर दूंगा, उसको बोल दूंगा स्मॉल f, दैट इज सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन. करेक्ट? गुड. डू वी नो? ऑफ कोर्स यू शुड नो वेल, क्योंकि अभी अभी हमने यहाँ पे डिराइव किया था, लिखा था, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड at a point just outside a random shaped conductor is sigma by epsilon 0. करेक्ट. तो सिग्मा हमको ऑलरेडी पता होता है. E क्या था? सिग्मा बाय एप्सिलॉन. एप्सिलॉन अगर वहां पे कोई और मीडियम है, एप्सिलॉन 0 अगर वो वैक्यूम में रखा है, तो यहां से सिग्मा क्या मिलेगा? E इंटू एप्सिलॉन. फिर ये मैं सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं, तो मुझे मिलेगा फोर्स पर यूनिट एरिया एज E स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन कैंसल, मतलब हाफ एप्सिलॉन E स्क्वायर. राइट? दिस इज फोर्स पर यूनिट एरिया acting on a small part, small charge. ओके. अगर सराउंडिंग मीडियम फ्री स्पेस है तो इसको लिखेंगे
एप्सिलॉन 0। अगर सराउंडिंग स्पेस कोई और मीडियम है विद डायइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k, तो इसको लिखेंगे एप्सिलॉन 0 k e स्क्वायर। Why? Because epsilon is epsilon 0 k, या फिर epsilon is epsilon 0 er, where k was called as dielectric constant, epsilon r was called as relative permittivity. Good, good. यहां तक क्लियर? याद रहेगा फॉर्मूला? कॉन्सेप्ट समझा? फॉर्मूला नहीं याद रहेगा तो इट्स ओके, बट कॉन्सेप्ट समझा? कॉन्सेप्ट क्या था? इजी है ना। हमारे पास एक बड़ा बॉल है, उस बड़े बॉल पे मैंने पॉजिटिव चार्ज निकाल दिया, डाल दिया, और फिर मुझे लगा कि चलो इसका एक पीस काटना है, मैंने पीस काट दिया। फिर समझा कि अरे ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो मैकेनिकल फोर्स लगेगा उस स्मॉल एरिया ds पे। कितना मैकेनिकल फोर्स लगेगा? तो दिस इज दैट मैकेनिकल फोर्स एक्टिंग ऑन दैट ds। मुझे पता करना है यूनिट एरिया पे कितना लगेगा, तो ds से डिवाइड कर दिया फोर्स को, तो मिल गया मुझे फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट एरिया पर मीटर स्क्वायर में कितना फोर्स। इज इट क्लियर? तो ये जो स्मॉल f है, दिस इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। जो कैपिटल F है, दिस इज न्यूटन। इज इट क्लियर? गुड, क्योंकि आगे काम में आएगा। अब हमको निकालना है एनर्जी डेंसिटी। व्हाट इज एनर्जी डेंसिटी नाउ? अब ऐसा है, आई वांट टू फाइंड आउट एनर्जी डेंसिटी ऑफ अ कंडक्टर। मतलब ऐसा, इट मींस दैट अब ये जो है, क्योंकि रिपल्शन था ना, दोनों पॉजिटिव रिपल्शन था ना, तो इट वेंट अवे। रिपल्सिव फोर्स होने की वजह से द चार्ज ऑन दिस ds गॉट डिस्प्लेस्ड। तो टेल मी, सपोज ये डिस्प्लेसमेंट है, इतना है L, तो मुझे अगर इस स्मॉल पीस को वापस अपनी जगह पे लेके जाना है, तो व्हाट डू वी नीड टू डू? मतलब वर्क डन, यू हैव टू डू वर्क। क्यों? दोनों पॉजिटिव थे, तो यू हैव टू डू वर्क। तो वर्क डन इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। कहां गया एनर्जी? फिर Potential. it will be stored in this conductor itself, correct? और वो एनर्जी डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम विल बी एनर्जी डेंसिटी। तो हाउ डू यू फाइंड आउट एनर्जी डेंसिटी? एक, पहले तो आप एनर्जी निकाल लो। एनर्जी इज वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। मुझे कितना डिस्प्लेसमेंट करना है? मुझे dl से डिस्प्लेस करना है, राइट? यहां तक क्लियर है क्या? तो अगर हमको स्मॉल डिस्प्लेसमेंट करना है तो वर्क डन भी स्मॉल ही होगा। और फोर्स का फॉर्मूला पता नहीं कि अभी तो लिखा हमने फोर्स का फॉर्मूला। क्या था फोर्स का फॉर्मूला? सिग्मा स्क्वायर ds अपॉन 2 एप्सिलॉन, सिग्मा स्क्वायर 2 एप्सिलॉन ds इनटू dl, बराबर। गुड। ds मतलब ये एरिया मल्टीप्लाइड बाय dl, वॉल्यूम, करेक्ट? तो दैट इज वॉल्यूम कवर्ड बाय स्मॉल एरिया, तो दिस इज सिग्मा स्क्वायर 2 एप्सिलॉन d v, राइट? अब ऐसा करते हैं, ये जो हमारे पास dw था वर्क डन, उसको dv से डिवाइड कर देते हैं, तो क्या बचेगा? सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन। दिस इज एनर्जी डेंसिटी, करेक्ट? Did we see this somewhere here also? ये मतलब ये, बराबर, क्योंकि हमने सिर्फ सिग्मा के लिए सब्स्टिट्यूट किया था। क्या सब्स्टिट्यूट किया था? ई इप्सिलॉन, करेक्ट? मतलब ये है कि फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, मैकेनिकल फोर्स पर यूनिट एरिया इज नथिंग बट एनर्जी डेंसिटी।
है ना, दोनों के फॉर्मूला सेम बनेगी नहीं, करेक्ट, राइट, गुड। तो एनर्जी डेंसिटी इज same as that of force per unit area, that is sigma square by 2 epsilon, or it is 1/2 epsilon e square, right, सेम बना है फॉर्मूला। और ये आपने पढ़ के रखा है, मुझे पता नहीं कि why are you showing faces की पहली बार कुछ देख रहे हो आप, at least except for to you, all others you should be familiar with this formula। नहीं क्या है, पार्ट ऑफ योर सिलेबस था ये, गुड। then next thing that you need to know is dielectrics। हम लोग बहुत फास्ट जाएंगे क्योंकि यहाँ पे सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि डायलेक्ट्रिक होता क्या है, डायलेक्ट्रिक के टाइप क्या होते हैं। व्हाट इज डायलेक्ट्रिक, व्हाट डू यू मीन बाय डायलेक्ट्रिक? These are non-conducting substances in short, like air। एयर अगर कंडक्ट करता तो मैंने अगर ये प्लग चालू छोड़ दिया, गए तुम मैं सब गए, क्यों? वो कंडक्ट करता तो लगेगा करंट, राइट। तो डाइलेक्ट्रिक इज नॉन कंडक्टिंग मटेरियल, राइट। फिर डाइलेक्ट्रिक में आपने दो टाइप के डाइलेक्ट्रिक सीखे होंगे, कौन से दो टाइप? हाँ, कौन से दो टाइप? हाँ, नहीं नहीं, सिलेंड्रिकल का क्या, वो तो मैग्नेटिज्म में चले गए, तो हम तो वी आर स्टिल टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्टैटिक। अभी चार्जेस को मूव करवाया नहीं है हमने, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे इंटरव्यू में मुझे पूछा गया था हाउ डू यू जनरेट मैग्नेटिक फील्ड्स, व्हेन आई वेंट फॉर इंटरव्यू वीआईटी पुणे, तो आई सेड चार्ज को धक्का मार दो, जस्ट वंडरिंग क्या, बोला ऑफ कोर्स चार्ज को धक्का मारो, मेक इट मूव, मूविंग चार्जेस प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, राइट। तो चार्जेस मूव हो रहा है क्या? नहीं, इलेक्ट्रिक। तो दो टाइप, एक तो था पोलर, नॉन पोलर। What are polar dielectrics? What are not polar dielectrics? Something to do with positive and negative, but not positive and negative only. Separate. Aligned रहते, polar में non aligned रहते। Somewhere near polar molecules, मैंने इसलिए भी वर्ड यूज कर दिया, molecules। ऐसा होता है, सपोज I have H2 molecule, हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन के पास एक प्रोटॉन है और ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है, बराबर। नाउ इफ आई आस्क यू, ये H2 मॉलिक्यूल का सेंटर ऑफ चार्ज कहां पे है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी नहीं, सेंटर ऑफ मास नहीं, सेंटर ऑफ चार्ज नहीं है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि इफेक्टिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज और इफेक्टिव नेगेटिव चार्ज दोनों एक ही पॉइंट पे है, राइट। मतलब यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के सेंटर सेपरेटेड नहीं है, तो इसको बोलते हैं नॉन पोलर। बुक की लैंग्वेज में, if the center of charges of positive and negative coincide, then such molecules are called as non-polar molecules. Good, good. If I take some other molecule like HCl, H2O, H and O, in this case overall the center of positive charges
and that of negative charges is not at the same point. So they are polar molecules, right? So a substance which is made up of polar molecules is called as polar dielectric, which is made up of non-polar is called as non-polar dielectric, right? बाकी हमको कुछ लेना देना नहीं है क्योंकि इस पे कुछ क्वेश्चन आता नहीं है। सिर्फ क्यों बताया, क्योंकि जब कैपेसिटर पढ़ेंगे तो कैपेसिटर के अंदर हम लोग डाइलेक्ट्रिक लगा देते हैं, स्लैब लगा देते हैं, फिर वो पता होना चाहिए डाइलेक्ट्रिक का मतलब क्या होता है। गुड। और डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने से ओवरऑल पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा या कम हुआ ये पता होना चाहिए, ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा या कम हुआ ये पता होना चाहिए। दैट इज व्हाई यू नीड टू नो। अब देखेंगे वो क्या हो रहा है। अब ये हो रहा है कि हम पोलर मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं पहले। तो एक सब्सटेंस है जो पोलर मॉलिक्यूल से बना है, और पोलर मॉलिक्यूल से बनने का मतलब ये होता है कि ऑलवेज पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस के सेंटर जो है वो अलग अलग जगह पे है, दे आर नॉट कोइंसाइडिंग। so I will denote it by something like dumbbell shape, and this will be denoted by a circle plus minus at the same place, correct? Now when you talk about a polar molecule, तो इसका ओवरऑल पोलैरिटी या फिर ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, राइट? क्यों जीरो होना चाहिए ना? इलेक्ट्रिक फील्ड कब होता है? जब चार्जेस सेपरेटेड होते हैं, isn't it? What is the direction of electric field by the way? पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो जब मैंने बोल ही दिया कि ये जो पोलर डाइलेक्ट्रिक है और पोलर मॉलिक्यूल से बना है, तो पोलर मॉलिक्यूल्स में तो ऑलरेडी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस सेपरेटेड है, इसका मतलब तो ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए। आप तो बोल रहे कैंसलेशन होता है, मतलब दे आर रैंडमली ओरिएंटेड। कैसा भी ओरिएंटेशन है, रैंडम ओरिएंटेशन है। दिस इज रिलेटेड टू theory questions that they ask you in NEET exam, तो ये पता होना चाहिए random orientation है। What happens when I keep the same polar dielectric substance in external electric field? So if I keep it in external electric field E, this is from positive to negative, E external है ये, तो polar molecules they will align themselves in the direction opposite to that of field। यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, है ना? नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, मतलब they have developed internal electric field of their own, but this internal electric field is temporary, E internal। तो ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड कम हुआ कि ज्यादा हुआ? कम होगा। क्यों? यस यस, इसका मतलब यहाँ पे सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हुआ, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ, मतलब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बना है, मतलब ओवरऑल दे टेंड टू रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर? राइट, ये तो हो गया आपका पोलर डाइलेक्ट्रिक। What can you say about non-polar dielectric? पहली बात तो नॉन पोलर में ये सीन तो है नहीं, ओके? मतलब वहां पे क्या है कि वहां पे हम साथ साथ है, पॉजिटिव नेगेटिव, जन्मों जन्मों का साथ है, नो वन कैन सेपरेट देम, ऐसा उनको लगता है। वैसे सॉरी फॉर पुअर जोक, आई नो, बट ऐसा याद रहेगा आपको। आई कांट हेल्प इट। इनको ऐसा लगता है कि कोई अलग नहीं कर सकता, पर जैसे ही जैसे ही एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आया,
एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ने क्या किया? Obviously. एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ने पोलराइज कर दिया। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ने ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस को सेपरेट कर दिया, तो अब ये बन जाएंगे डम्बल्ड शेप। तो नेगेटिव हियर, पॉजिटिव हियर, नेगेटिव हियर, पॉजिटिव हियर, तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस। इसका मतलब ये कि एक्सटर्नल फील्ड के प्रेजेंस में, चाहे वो पोलर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस हो या वो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस हो, दोनों इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेंगे विच इज अपोजिट टू दैट ऑफ एक्सटर्नल फील्ड। मतलब ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी रिड्यूस्ड। मतलब ओवरऑल be it polar or non-polar substance, they don't have electric field in absence of external electric field. Clear? Good. हो गया बहुत सारा थियरी। सो अब फटाफट से हम कैपेसिटर की बात कर लेते हैं, देन वी विल स्टार्ट सॉल्विंग सम न्यूमेरिकल्स बिफोर वी गो टू हाई लेवल थियरी। थोड़ा बहुत हाई लेवल लगेगा। कैपेसिटेंस और कैपेसिटर। व्हाट इज अ कैपेसिटर? अभी ये अगर नहीं आया तो कल से मोबाइल फोन यूज करना बंद कर दो। हाँ, क्यों? आपके मोबाइल में जो बैटरी है वो कैपेसिटर ही तो है। व्हाट इट इज? इट इज नथिंग अदर देन कैपेसिटर। स्टोरेज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इन शॉर्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। व्हाट इज कैपेसिटर? Two conducting plates separated by a finite distance. Finite distance happens to be some value d. इन दोनों में से हम सिर्फ एक प्लेट को चार्ज करते हैं। तो पहला चार्ज लाया, नो वर्क इज डन। दूसरा लाया, वर्क इज डन अगेंस्ट द फील्ड ऑफ फर्स्ट। फिर तीसरा लाया, फिर चौथा लाया, लाते गए। ओके, अभी ये भी मेटल, ये भी मेटल, दोनों प्लेट्स मेटल मेटल। Positive charge will induce negative on this side and throw away positive on the outer side. And what we do is हम लोग ग्राउंड कर देते हैं बाहर को। ग्राउंडिंग मतलब हम बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज को गो अवे फ्रॉम हियर। This is normally what we do. So in short, capacitor is just a arrangement of two metal plates. ओके, एक पे पॉजिटिव चार्ज है, एक पे नेगेटिव चार्ज है, और बहुत सिंपल चीज है, यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, तो यहाँ पे भी सिग्मा ही होगी, क्योंकि पॉजिटिव ने नेगेटिव को इंड्यूस किया था। राइट? जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैपेसिटी? Q by V, where Q is total charge and V is the potential difference across these two plates. Right? What is the formula of C in terms of area and D in presence of air inside these two plates? Area of the plates, distance between plates, and epsilon 0. A epsilon 0 by D. Good. So this is capacity in presence of air. Good. Good. अगर मैंने इसके अंदर मटेरियल फिल कर दिया, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कंप्लीटली फिल कर दिया, ओके, तो आई विल बी राइटिंग C as A epsilon 0 K by D. Right? Good. So this is in presence of some dielectric with constant K. ये क्या था फिर? ये C air, C air, तो CK is equal to K times of C air. कंप्लीटली फिल्ड होगा तो, करेक्ट? बट मैं तो ऐसा भी कर सकता हूं दैट मुझे कंप्लीटली फिल नहीं करना, मेरे पास I have a dielectric material which doesn't fit
कंप्लीटली इनसाइड। तो ये जो डिस्टेंस था, ये डिस्टेंस था d। मेरे पास जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है उसका थिकनेस है t, और वो पूरा फिट नहीं हो रहा है अंदर। वी आर नॉट एबल टू फिट इट कंप्लीटली इनसाइड। इसका थिकनेस है t। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैपेसिटी? Okay, 1 minus 1 upon d by t. Do you agree with him? A epsilon 0 d minus t plus t by k, ऐसा बनता है फॉर्मूला। ओके, फिर भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त क्रॉस वेरीफाई करेंगे। आखिरी दो टॉपिक है, उसमें से एक है व्हाट इज equivalent capacitance of parallel combination of capacitors and series combination of capacitors. What is C parallel? What is C series? C1 plus C2. C parallel is C1 plus C2. 1 by C. CS 1 by. C1 plus 1 by, तो रेजिस्टेंस के कंपैरिजन में उल्टा होता है। गुड। एंड लास्ट थिंग, व्हाट इज द एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर? फॉर्मूला फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। Half CV square. Half CV square. Do you agree with him? Half CV. Others, do you agree with him? Energy stored in a capacitor. I am not going to derive this, of course. Energy stored in a capacitor. मैं डिराइव नहीं करवाने वाला हूं क्योंकि यहाँ पे जरूरत ही नहीं है। जहाँ जरूरत होती है मुझे डिराइव करके देना पड़ता है, बट हियर वी डोंट नीड इट। Energy stored is half CV square, or it is Q square by 2C. Why? Why? C is equal to Q by B. Good? Good. तो C equal to Q by B डाल दो यहाँ पे, तो E is equal to half Q by B, B square। एक बार गया, मतलब half QB, और if you replace like V equal to Q by C डालोगे अगर, तो E is equal to half C Q square by C square, एक और एक गया, मतलब Q square by 2C। मतलब एनर्जी स्टोर के तीन फॉर्मूला, हाफ CV square। I was expecting this from you। LC ऑसिलेशन परसों लिया है मैंने। कैपेसिटर का एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड में स्टोर होता है। व्हाट इज एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक इंडक्टेंस के केस में? हाफ LI स्क्वायर, याद रखना पड़ेगा ये। हाफ Q इंटू V इज इक्वल टू Q स्क्वायर बाय 2C। ये तीनों फॉर्मूलाज है एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर की। गुड। सो यू आर रेडी फॉर न्यूमेरिकल्स। यस, जो थ्योरी और पेंडिंग है वो होगा, डोंट वरी, पूरा होगा। एक भी चीज नहीं छूटने वाली है, छूट जाएगी तो फिर रिवीजन में होगा, पर होगा। ओके, गुड। आई वांट यू टू फोकस ऑन दिस क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि इसके मैं आपको दो मेथड बताऊंगा। एक है लंबा वाला ट्रेडिशनल मेथड, दूसरा है मेंटोस लाइफ ईट एंड टिक। मैथमेटिक्स चाहिए तो पहले मैथमेटिक्स समझ लो। टोटल चार्ज Q इज ब्रोकन इनटू टू पार्ट्स, Q1 एंड Q2, और यही क्वेश्चन ग्रेविटेशन में भी आएगा। टोटल मास इज ब्रोकन इनटू टू मासेस M1 एंड M2। ओके, हमारे पास एक टोटल चार्ज था Q, कैपिटल Q, उसको हमने दो पार्ट्स में ब्रेक करके हमने R डिस्टेंस पे रख दिया। ये हो गया कैपिटल Q1, ये हो गया कैपिटल Q2। वी आर कीपिंग दिस एट फिक्स्ड डिस्टेंस R फ्रॉम ईच अदर।
Okay, the maximum force of repulsion between them will occur when? Wait a minute. अति घाई संकटात नहीं. Okay, good. You need to understand question first. ऑप्शन में क्या दिया है? Q1 Q2 की वैल्यूज दी है. इसका मतलब क्वेश्चन में ये बोलने की कोशिश की है कि जब मैं कैपिटल Q को स्प्लिट कर रहा हूं और उनको मैं एक डिस्टेंस पे रख रहा हूं R पे, तो वो R फिक्स है. अगर 10 कूलम चार्ज था तो पहले एक ले लिया, दूसरे को 9 दे दिया, दोनों को 5 मीटर पर रख दिया. फिर 2 और 8 लेकिन 5 मीटर थे, फिर 3 और 7 लेकिन 5 मीटर थे, मतलब R इज फिक्स. गुड, क्योंकि ऑप्शन में R नहीं पूछा मतलब R इज फिक्स्ड. गुड गुड. तो हम बेसिकली ऐसा बोल सकते हैं दैट फोर्स इज proportional to only Q1 Q2 in this case, क्योंकि R भी फिक्स है. You're right, you're correct, but let us do it mathematically also. हमको पता है टोटल चार्ज क्या है, Q1 plus Q2. मतलब Q1 क्या है या फिर Q2 क्या है आपके ऊपर है. Q2 क्या है, Q minus Q1, right? अब if I plot force on the y-axis and charge Q1 on the x-axis, क्योंकि मैं Q1 को चेंज कर रहा हूं, है ना. गुड. By the way, the force will be given in this case as K by distance square, तो फिक्स था. Q1 Q2, Q1 is Q1, Q2 is Q minus Q1. करेक्ट है. यहां तक कूलम्बिक फोर्स का फॉर्मूला है, वो कुछ नहीं है, राइट. तो अब do you know little bit of mathematics? Have you understood the meaning of derivatives? मुझे बताओ, अगर मेरे पास एक ऐसा ग्राफ है या फिर एक ऐसा ग्राफ है, फोर्स की वैल्यू यहां पे मिनिमम होगी और फोर्स की वैल्यू यहां पे मैक्सिमम होगी. गुड. मैं अगर यहां पे y लिखता हूं, यहां पे x लिखता हूं, तो एट पॉइंट A या फिर एट पॉइंट B, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्लोप? 0. 0, क्योंकि लाइंस आर पैरेलल टू x एक्सिस, मतलब dy by dx इज 0. ये कब कब हुआ? जब yes, जब y की वैल्यू मैक्सिमम या फिर y की वैल्यू मिनिमम थी. वेरी गुड. तो मैं अभी क्या करूंगा, मैं बोलूंगा कि why should I be writing y? df by dq1 should be 0 to get maximum और minimum force. हम लोग यहाँ पे maximum की बात कर रहे हैं, तो मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, because I don't care for the time being, I don't care for minimum value, I only care for maximum value. गुड. मतलब मैं डेरिवेटिव जब लूंगा df by dq1, ये 0 आना चाहिए. गुड. एंड यू विल बी अमेज्ड टू सी कि सारे बुक्स ने ऐसा सॉल्व करके दिया जबकि सॉल्व ही नहीं करना है इसको. मैं बताता हूं क्यों. गुड. तो यू टेक डेरिवेटिव. फोर्स का इक्वेशन क्या आया हमारा, k by r स्क्वायर, ये कांस्टेंट था. गुड. इसको मैंने पहले ही बाहर रख दिया, अब डेरिवेटिव ले रहा हूं क्योंकि कांस्टेंट था. तो पहले टर्म में q1, दूसरे में q1 स्क्वायर इक्वल टू 0, है ना. फ्रॉम हियर q1 q और q1 स्क्वायर, k कांस्टेंट, r कांस्टेंट बाहर, which means what? which means this, that पहली टर्म का डेरिवेटिव q into q1 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू q1 क्या आता है? अरे बताओ मेरे को एक बात बताओ, कैपिटल Q कांस्टेंट है कि नहीं? टोटल चार्ज तो कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट को बाहर लिख सकता हूं क्या मैं? यस. तो dq1 by dq1 क्या आएगा ये? जी, अरे बाप रे, 1. तो पहले टर्म का डेरिवेटिव 1 आएगा
और ये k बाय आर स्क्वायर को यहाँ पे शिफ्ट करके पहले ही 0 कर चुके हैं. गुड. माइनस व्हाट इज दिस डेरिवेटिव? 2q1 इक्वल टू 0, शून्य. गुड. तो नाउ इफ आई सॉल्व दिस आई विल गेट q1 इक्वल टू q बाय 2, राइट? q1 अगर q बाय 2 है तो q2 भी q बाय 2 होगा. ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट? हाँ, लेट अस डू इट इन अ सिंपल वे ओरली. अभी अभी जब मैंने इक्वेशन लिखा था तो मैंने बताया r कांस्टेंट होने की वजह से f इज स्ट्रिक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ q1 q2. मान लो एग्जांपल, टोटल चार्ज 10 कूलम है, मान लो 10 कूलम है. ओके, 6 लो, 8 लो, 10 लो, आपकी इच्छा है. लेट अस से 6 फास्ट होगा. q1 को मैंने 1 दे दिया, इसको 5 दे दिया, इसको 2 दिया तो इसको 4 देना पड़ेगा, इसको 3 तो इसको 3, इसको 4 तो इसको 2, 5 एंड 1. बराबर. फोर्स मैक्सिमम कब होगा? जब दोनों का प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा, राइट? मतलब ये प्रोडक्ट कितना आया? 5. ये कितना आया? 8. ये कितना आया? 9. फिर वापस कम हो रहा है, करेक्ट? तो मैक्सिमम कब हुआ फोर्स? जब चार्जेस को इक्वली स्प्लिट किया. हाँ, तो फिर क्या जरूरत थी सब करने की? जस्ट q1 q2 बोथ और q by 2. इफ r is constant. गुड. ये सेम क्वेश्चन ग्रेविटेशन में भी पूछा है, एग्जैक्टली सेम वे. और ये सेम क्वेश्चन और एक तरीके से भी पूछा है. उन्होंने बोला है लेट अस से q1 is 1 minus xq and q2 is xq. what is the value of x for force to be maximum? 2 नहीं, हाफ. x की वैल्यू हाफ होगी तो q2 q by 2 होगा, करेक्ट? राइट. तो ऐसा पूछा है यहाँ पे, डेफिनेटली दे विल राइट समथिंग लाइक दिस. ओके, या तो फिर इन्होंने ऐसा लिखा होगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कीप इट आउटसाइड, डन, हो गया ऐसा, करेक्ट? तो व्हाट फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ फैक्टर x द फोर्स बिटवीन टू पार्ट्स विल बी मैक्सिमम. अभी हमने बताया ना दोनों हाफ हाफ में स्प्लिट होंगे, मतलब x की वैल्यू हाफ होगी तब जाके q2 की वैल्यू q by 2 होगी और q1 की वैल्यू q by 2 होगी. So effectively we have solved 3 questions here. 2 electrostatics 4, 2 electrostatics, 2 gravitation 4. Okay, good. Any doubts here? No. So this kind of tricks you will need to know. You have to make your own tricks. अभी नहीं, ये टाइम लगेगा इसको, तो we'll continue tomorrow this point onward.